साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। आज हम लोग निबंध की क्लासेस में देखेंगे जो निबंध की क्लास नोट्स मिली है। बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि निबंध की क्लास नोट्स में क्या है जो है वो बताया जाए। तो देखिए, निबंध की क्लास नोट्स में कुछ दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो पुराने प्रश्न आए हुए हैं उन सारे प्रश्नों की श्रृंखला दी गई है, चाहे वो आईएएस में पूछा गया हो, चाहे यूपी पीसीएस में पूछा गया हो, चाहे बीपीएससी में पूछा गया हो, चाहे आरएटीएस में पूछा गया हो। ठीक है, राजस्थान मतलब राजस्थान पब्लिक सर्विस में पूछा गया हो। ठीक है, तो इस तरह दिया हुआ है, निबंधों की श्रृंखला दी हुई है। तो इस वीडियो में हम जो है आईएएस और यूपी पीसीएस के परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। अगले वीडियो में हम जो है बीपीएससी के प्रश्नों को नहीं, इसी वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, इसी वीडियो में सारा देख लेते हैं कि आईएएस की परीक्षा में कौन कौन से किस तरह के निबंध पूछे गए हैं, यूपी पीसीएस में किस तरह के निबंध पूछे गए हैं। ठीक है, और बीपीएससी में किस तरह के निबंध पूछे गए हैं। तो इससे एक ठीक ठाक आइडिया लग जाएगा आपको कि हमको निबंध किस तरह आ रहे हैं, किस सेशन से किस तरह आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए किस टॉपिक से किस तरह के निबंध आ रहे हैं। ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिक्स के टॉपिक से हो, चाहे राजनीति के टॉपिक से हो, चाहे लिंग, चाहे नारी, इन सब टॉपिकों से किस तरह के निबंध पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हम जब देख लेंगे तो हमको ठीक ठाक आइडिया लग जाएगा। अगला वीडियो जो रहेगा, अगला लगभग 1 या 2 वीडियो रहेगा, क्योंकि एक वीडियो में नहीं आ पाएगा। उसमें हम जो कथन हम लिख सकते हैं, निबंधों में ऐड कर सकते हैं। जैसे निबंध पढ़ाते समय मैंने बताया था कि निबंध में हम कोटेशन लिख सकते हैं, कविताएं लिख सकते हैं। ठीक है, उद्धरण लिख सकते हैं। उनका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, किस तरह के उद्धरण होने चाहिए। ठीक है, तो वो वीडियो अगले सेशन में रहेगा। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि हमें किस तरह के निबंध पूछे गए हैं आईएएस की परीक्षाओं में, वो देख लेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा कि हमें एक्चुअल में किस तरह के निबंध आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। निबंध की सारी क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो देख लीजिए। ठीक है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा निबंध लिखना किस तरह है। ठीक है, नोट्स भी बना लीजिएगा, क्योंकि नोट्स जो है बनाना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक जो है लिंग नारी संबंधी विषय से लिया गया है। ठीक है, लिंग और नारी संबंधी विषय से किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं तो वो देखेंगे। ठीक है, तो लिंग और नारी संबंधी विषयों से जो है 1995 में देखिए एक प्रश्न आया था, उभरती हुई नारी शक्ति, सही वस्तु स्थिति। ठीक है, 97 में आया था प्रश्न, केवल अधिकतर राजनीतिक अधिकार महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं ला सकता। 1998 में पूछा गया था, नारी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। 1999 महिला शक्ति संपन्नीकरण, चुनौतियां और संभावनाएं। 2001 में पूछा गया था, केवल शक्ति और अधिकार ही औरतों की मदद नहीं कर सकते। 2004 में पूछा गया था, महिला मुक्त किशोर। 2005 में, यदि महिलाएं संसार पर शासन करती। 2006 में, महिला आरक्षण विधेयक भारत में महिला सशक्तिकरण को प्रवेश कराएगा। 2012 में, कामकाज और घर की संभाल, क्या भारतीय कामकाजी महिलाएं एक न्यायोचित बर्ताव प्राप्त कर रही हैं। 2016 में, स्त्री पुरुष के समान सरोकारों को शामिल किए बिना विकास संकटग्रस्त है। और 2017 में, भारत में नए युग की नारी की परिपूर्णता एक मिथक है। ठीक है, तो इस तरह के जो है प्रश्न पूछे गए हैं नारी शक्ति से संबंधित। देखिए, सारे प्रश्न नारी शक्ति के इर्द गिर्द जो है घूमते हैं। तो हम जब नारी शक्ति पढ़ेंगे तो जो है उसमें बहुत अच्छा, इनमें से 2 प्रश्न जो है मैंने अपने निबंध के वीडियो में करवाया है। एक नारी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, निबंध आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। पहला तो ये है, और दूसरा मैंने करवाया था ये, भारत में नए युग की नारी की परिपूर्णता एक मिथक है। ये दोनों मैंने निबंध के वीडियो में करवाया था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा कि कैसे फॉर्मेटिंग करनी है और कैसे लिखना है। जब उन दोनों प्रश्नों को आप देख लेंगे निबंध के वीडियो में, तो आप बाकी जो बचे हुए निबंध हैं उनको अच्छे से आप कर पाएंगे, खुद से कर पाएंगे। आप निबंध लिख के मुझे भेज सकते हैं, मैं आपकी कॉपी चेक कर दूंगा। ठीक है,
चलिए अगले टॉपिक से देखिए प्रश्न पूछे गए थे आईएएस में। अभी हम आईएएस के देख रहे हैं, यूपीएससी में जो पूछे गए, इसके बाद यूपीपीसीएस में जो पूछे गए हैं उनको देखना है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था व सामाजिक आर्थिक न्याय से जुड़े विषय से कौन कौन से प्रश्न आए थे। 1994 में आया था बहुराष्ट्रीय निगम रक्षक या ध्वंसक। 1999 में आरक्षण राजनीति एवं शक्ति संपन्नीकरण। 2005 में न्याय को गरीब तक पहुंचना ही चाहिए। 2006 में वैश्वीकरण भारत में लघु उद्योगों को समाप्त कर देगा। 2007 में भारत में बीपीओ तेजी। 2008 में विशेष आर्थिक जोन यानी क्षेत्र वरदान या अभिशाप। 2009 में क्या हमारे परंपरागत हस्तशिल्पों की नियत में मंथर मृत्यु लिखी है। 2009 में स्वस्थ देखभाल का फोकस हमारे समाज के समृद्धों के पक्ष की ओर अधिकाधिक विषम बनता जा रहा है। ठीक है, 2010 में क्या देश के जनजातीय क्षेत्रों में सभी नूतन खननों पर स्थगन लागू किया जाना चाहिए। 2012 में क्या आलोचना के विकास के लिए लोक निजी साझेदारी पीपीपी का मॉडल भारत के संदर्भ में वरदान से अधिक शाप औचित्यपूर्ण है। ठीक है, आप चाहें तो इन निबंधों को आप डायरी में लिख लीजिए, मतलब जो नोट्स बनाए हैं निबंध की उसी के आगे इन सबको लिखते जाइए। ठीक है, मैं तो यही कहता हूँ आप लिख लीजिए और इन निबंधों को खुद से लिखने की कोशिश करिए। फिर जो है 2013 में पूछा गया था सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के साथ साथ घरेलू खुशहाली यानी जीडीएच देश की संपन्नता के मूल्यांकन के सही सूचकांक होंगे। 2014 में पूछा गया था क्या यह गतिहीनता थी कि क्रियान्वयन गतिहीनता थी जिससे हमारे देश की समृद्धि को मंथर बना दिया था। 2014 में पर्यटन से पूछा गया था क्या भारत के लिए यह अगला बड़ा प्रेरक हो सकता है। 2015 में पूछा था किसी को अनुदान देने से उसके काम में हाथ बटाना बेहतर है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। और देखिए कुछ प्रश्न आए हैं 2015 में ही पूछा गया था कि क्या पूंजीवादी द्वारा समावेशी विकास हो पाना संभव है। 2016 में नव प्रवर्तन आर्थिक समृद्धि और सामाजिक कल्याण का अपरिहार्य निर्धारक है। 2016 में भारत में लगभग रोजगार विहीन समृद्धि आर्थिक सुधार की विसंगति या परिणाम। 2016 में डिजिटल अर्थव्यवस्था एक समताकारी या आर्थिक अक्षमता का स्रोत। 2017 में भारत में अधिकतर कृषकों के लिए कृषि जीवन निर्वाह का एक सक्षम स्रोत नहीं रही है। इस पे मैंने निबंध लिखा है, जो है आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और इस पे मैंने प्रश्न भी लिखा है। आप जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम हुआ था उस पे मैंने इस पे प्रश्न भी लिखा है। ठीक है, वो जाके देख लीजिएगा। 2017 में भारत में संघ और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों पर नए आर्थिक उपायों का प्रभाव। 2018 में कहीं पर भी गरीबी हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा है। इस पे भी निबंध की क्लास में इस पे भी लिखाया गया है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न जो है आते हैं अर्थव्यवस्था और सामाजिक आर्थिक न्याय से जुड़े हुए। अगर आप इकोनॉमिक्स जो है डेली अपडेट रहते हैं और साथ साथ जो है आप एडिटोरियल वगैरह पढ़ते हैं जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होते हैं या सोशल इश्यू से, तो ऐसे निबंध बहुत आसानी से लिख पाएंगे। आप रेगुलर एडिटोरियल अगर आप पढ़ते हैं तो निबंध में अभी आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, किसी भी न्यूज़पेपर का आप एडिटोरियल जो संपादकीय होता है वो जरूर पढ़िए। ठीक है, राजनीति व प्रशासन संबंधी विषय से किस तरह के प्रश्न आए थे वो हम देख लेते हैं। ठीक है, 1994 में आया था सिविल सेवक के सम्मुख आज चुनौतियां। 1994 में ही पूछा गया था राजनीति व्यवसाय और अधिकारी तंत्र एक घातक त्रिभुज। 1995 में नैतिकता विहीन राजनीति अनर्थकारी होती है। 1995 में ही पूछा गया था भारतीय लोकतंत्र कहाँ जा रहा है। ठीक है, 1996 में पूछा गया था विशिष्ट व्यक्ति केंद्रित रूढ़ ही भारतीय प्रजातंत्र के लिए अभिशाप है। 1996 में लोक प्रशासन में पारदर्शिता की आवश्यकता। 1997 में स्वतंत्रता के 50 वर्षों में हमने जो नहीं सीखा। 1997 में न्यायिक सक्रियतावाद। 1998 में भारत में स्वतंत्रता की गलत व्याख्या का एवं दुरुपयोग। 2001 में हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था से क्या सीखा। 2002 में पूछा गया था लोकतंत्र में मीडिया का दायित्व। 2003 में भारत का प्रजातंत्र किस हद तक अपना उद्देश्य पूरा कर पाया है। फिर 2003 में लोक सेवक को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। 2004 में
न्यायालयी सक्रियता और भारत का लोकतंत्र। 2007 में निर्धनता उन्मूलन से लेकर जन सशक्तिकरण की दृष्टि से भारत में पंचायती राज का मूल्यांकन। ठीक है, न्यायिक सक्रियतावाद तो आप पढ़ सकते हैं कहीं से भी, ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इसको आप आसानी से कर लेंगे। ठीक, उसके बाद किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे? फिर पूछा गया था 2008 में सुशासन में मीडिया की भूमिका। फिर 2009 में क्या हम एक मृदु राज्य हैं। 2011 में लघुतर राज्यों का सृजन एवं परिणामी प्रशासनिक आर्थिक एवं विकासीय निहितार्थ। फिर 2012 में विषय पर गांधी जी के विचारों के संदर्भ में स्वाधीनता, स्वराज और धर्म राज्य शब्दों का क्रम विकासात्मक पैमाने पर अन्वेषण कीजिए। भारतीय लोकतंत्र पर उनकी समकालीन प्रासंगिकता पर समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। ये एक तरह का जीएस का प्रश्न हो गया, लेकिन निबंध में पूछा गया था। देख रहे हैं कितना बड़ा प्रश्न है। अगला है 2014 में ही पूछा गया, अधिकार सत्ता बढ़ने के साथ उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है। 2016 में संघीय भारत में राज्यों के बीच जल विवाद, ये एक तरह का डिस्प्यूट है, आप तो इसको कहीं से भी पढ़ के जो है पढ़ सकते हैं, तो आप लिख पाएंगे। ठीक है, इंग्लिश में सेम वही चीज़ दी हुई है, आप चाहे तो पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, अगर हिंदी समझ में नहीं आया है और लिखना है तो आगे इंग्लिश भी लिख लीजिएगा। हालांकि जितने निबंध मैंने क्लास में करवाए हैं वो जो है सबकी इंग्लिश मैंने लिख दी थी। ठीक है, फिर 2016 में सहकारी संघवाद, मिथक अथवा यथार्थ, और 2017 में भारत में संघ और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों पर नए आर्थिक उपायों का प्रभाव। ये सारे जो प्रश्न हैं देखिए राजनीति से संबंधित, ये आप एडिटोरियल पढ़िए। ये देखिए निबंध ज़्यादातर एडिटोरियल बेस्ड होते हैं। हाँ, मैंने पहले ही निबंध की पहली ही क्लास में मैंने बता दिया था कि निबंध दो तरह के होते हैं, एक मूर्त विषय, एक अमूर्त विषय। मूर्त विषय वो होते हैं जिन पे हम सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, जो हमारे आसपास चीज़ें होती हैं, इकोनॉमिक्स बेस्ड होती हैं, कुछ चीज़ें जो है हमारे सामाजिक बेस्ड होती हैं। लेकिन अमूर्त विषय ये होती हैं जो हमारे आसपास नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन वो चिंतन प्रक्रिया से आती हैं। ठीक है, उस तरह के निबंध पूछे जाते हैं। जैसे अभी आगे जो है दार्शनिक और अमूर्त विषयों पे देखेंगे किस तरह के निबंध पूछे गए हैं। ठीक है, अब समाज व संस्कृति से जुड़े विषय देख लेते हैं, किस साल में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो 1994 में पूछा गया है भारतीय समाज असमंजस में। 1994 में ही पूछा गया है आधुनिकीकरण और पाश्चात्यकरण एक नहीं है। ठीक है, इस पे निबंध लिखाया गया है क्लास में, जो है आप जाके देख लीजिएगा, फॉर्मेटिंग करवाई गई है। फिर 1998 में आया है भारत की समेकित संस्कृति। 98 में ही आया है भारत में भाषा की समस्या, उसका भूत, वर्तमान तथा संभावनाएं। 1999 में आज की युवा जीवन शैली, इस पे भी निबंध लिखवाया गया है। 1999 में ही आया है जन माध्यम और सांस्कृतिक आक्रमण। 2000 में हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों करना चाहिए। 2000 में आज की भारतीय संस्कृति, मिथक अथवा वास्तविकता, इस पे भी लिखाया गया है। ठीक है, 2000 में ही निबंध आया है आधुनिकता और हमारे पारंपरिक सामाजिक और नैतिक मूल्य। 2003 में सभ्यता की प्रगति से संस्कृत का ह्रास होता है, इस पे तो पूरा निबंध लिखाया गया है। ठीक है, 2004 में वैश्वीकरण और भारत की संस्कृति पर उसका प्रभाव, ये भी लिखाया गया है। ठीक है, 2007 में उपग्रही टेलीविजन ने भारतीय मानस में किस प्रकार सांस्कृतिक परिवर्तन पैदा किया है, कर दिया है। 2008 में राष्ट्रीय पहचान और देशभक्ति। 2011 में पूछा गया है क्या भारतीय सिनेमा हमारी लोक संस्कृति को स्वरूप प्रदान करता है या कि वह केवल उसको प्रतिबिंबित करता है। 2011 में ही भारत के संदर्भ में आतंकवाद का मुकाबला करने में मानवीय आसूचना एवं तकनीकी आसूचना दोनों ही निर्णायक हैं। 2013 में क्या औपनिवेशिक मानसिकता भारत की सफलता में बाधक हो रही है। 2014 में क्या स्टिंग ऑपरेशन निजता पर एक प्रहार है। 2017 में सोशल मीडिया अंतर्निहित रूप से एक स्वार्थपरायण माध्यम है। 2018 में पूछा गया था जो समाज अपने सिद्धांतों के ऊपर अपने विशेषाधिकारों को महत्व देता है वह दोनों से हाथ धो बैठा है, ये निबंध भी कराया गया है। ठीक है, 2019 में पूछा गया था दक्षिण एशियाई समाज सत्ता के आसपास नहीं बल्कि अपनी अनेक संस्कृतियों और विभिन्न पहचानों के ताने बाने से बने हैं
और 2019 में पूछा गया था पक्षपातपूर्ण मीडिया भारत के लोकतंत्र के समक्ष एक वास्तविक खतरा है। तो ये भी करवाया गया है निबंध की क्लास में, ठीक है। तो जो करवाए गए हैं आप जाके देख लीजिएगा निबंध की क्लास, उसमें किस तरह की फॉर्मेटिंग करवाई गई है वो जरूर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब कल्पना मूलक विषय से किस तरह के निबंध आए हैं, कल्पना मूलक विषय से भी पूछे जाते हैं, जानते ही हैं। देखिए इस तरह जो है बताने का रीज़न ये है कि आपको समझ में आ जाए कि निबंध एक्चुअल में आते किस किस विषय से हैं और क्या क्या निबंध आते हैं, ठीक है। तो 1996 में पूछा गया था एक नए मत तथा ईश मानो पारंपरिक धर्मों के लिए खतरा, यह भी निबंध की क्लास में करवाया गया है, ठीक है। 1997 में आधुनिक डॉक्टर और उसके रोगी, ये भी करवाया गया है। 1998 में 21वीं शताब्दी की दुनिया। 2002 में आया था यदि यौवन जानता यदि बुढ़ापा सक्षम होता, ये भी करवाया गया है। मैंने पूरा इस पे फॉर्मेटिंग बताई थी, ठीक है। उसके बाद जो है 2013 में आया था जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हैं पहले स्वयं में लाइए गांधी जी, ठीक है। फिर और कौन से प्रश्न आए हैं वो देख लेते हैं। फिर 2014 में एक प्रश्न आया था ओलंपिक में 50 स्वर्ण पदक, क्या भारत के लिए यह वास्तविकता हो सकती है। 2015 में एक प्रश्न आया था वे सपने जो भारत को सोने न थे, ठीक है। इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। फिर दार्शनिक या अमूर्त विषयों पे जो निबंध आते हैं उनको भी देख लीजिए कि किस तरह के निबंध आते हैं, यह भी देखना जरूरी है। तो दार्शनिक और अमूर्त विषयों पे जो निबंध आते हैं, तो 1994 में प्रश्न पूछा गया था बचपन भूल है, यौवन संघर्ष तो बुढ़ापा पश्चाताप, ठीक है। फिर 1994 में पूछा गया था निरर्थक जीवन तो अकाल मृत्यु है। 1995 में जब अर्थ बोलता है तब सत्य मौन हो जाता है, बिल्कुल इस पे भी निबंध करवाया गया है क्लास में। 1995 में आया था निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा यथार्थ सभ्यता का जीवन रस है, ये भी करवाया गया है, ठीक है। जो करवाया गया है मैं बताते जा रहा हूँ, आप जाके वीडियो जरूर देख लीजिएगा कि फॉर्मेटिंग किस तरह करवाई गई है, ठीक है। 1995 में करवाया गया है, आया था प्रश्न जितना हम अपने कर्मों को निर्धारित करते हैं उतना ही हमारे कर्म हमें निर्धारित करते हैं। 1996 में आया था सत्य जिया जाता है सिखाया नहीं जाता, यह भी करवाया गया है, ठीक है। 1997 में आया था सच्चे धर्म का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता, ये भी करवाया गया है। 2001 में आया था विशिष्टता की खोज, ये भी करवाया गया है, ठीक है। क्योंकि दार्शनिक या अमूर्त विषय पे जो निबंध आते हैं उनकी फॉर्मेटिंग हमको पता नहीं होती कैसे करनी है, इसलिए ये सारे जो है करवाए गए हैं, ठीक है। तो 2002 में प्रश्न आया था सत्य की खोज एक आध्यात्मिक समस्या हो सकती है। 2002 में आया था महिमा की राहें मृत्यु तक जाती है, ये भी करवाया गया था, ठीक है। फिर 2003 में प्रश्न आया था अच्छा बुरा स्वयं में कुछ नहीं है केवल विचार ही अच्छा बुरा बनाते हैं। 2005 में शिशु को खिलाने वाला हाथ, ये करवाया गया है, ठीक है। 2007 में स्वतंत्र विचारण को बचपन से ही प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। 2007 में ही पूछा गया था आवृत्ति आदत को बनाती है, आदत चरित्र को बनाती है और चरित्र आदमी को बनाता है, ठीक है। 2008 में पूछा गया था अनुशासन का अर्थ सफलता, अराजकता का अर्थ विनाश होता है। 2009 में बढ़िया बाड़े बढ़िया पड़ोसी बनाती है। 2010 में पूछा गया था भूगोल यथावत बना रहता है इतिहास के लिए यह आवश्यक नहीं है, ठीक है। 2010 में ही पूछा गया था पारंपरिक भारतीय परोपकारिता से गेट्स बफेट मॉडल तक एक सहज प्रगमन या की एक रूपावली अंतरण, ठीक है। 2014 में पूछा गया था क्या प्रतिस्पर्धा का बढ़ता स्तर युवाओं के हित में है। 2014 में ही पूछा गया था शब्द दो धारी तलवार से अधिक तीक्ष्ण होते हैं, ठीक है। फिर 2015 में प्रश्न पूछा गया था किसी को अनुदान देने से उसके काम में हाथ बटाना बेहतर है। फिर 2015 में ही पूछा गया था फुर्तीला किंतु संतुलित व्यक्ति ही दौड़ में विजयी होता है, ठीक है। 2015 में ही किसी संस्था का चरित्र चित्रण उसके नेतृत्व में प्रतिबिंबित होता है। 2015 में ही पूछा गया है भारत के सम्मुख संकट नैतिक या आर्थिक। 2016 में पूछा गया है आवश्यकता लोभ की जननी है तथा लोभ का आधिक्य नस्लें बर्बाद करता है, ठीक।
2017 में ही पूछा गया था। हर्ष कृतज्ञता का सरलतम रूप है। इस पे तो बहुत ज़्यादा लिखाया गया है, जाके देख लीजिएगा इसकी फॉर्मेटिंग। 2017 में ही पूछा गया है। हम मानवीय नियमों का तो साहसपूर्ण सामना कर सकते हैं, परंतु प्राकृतिक नियमों का प्रतिरोध नहीं कर सकते। ये भी करवाया गया है। ठीक है। 2018 एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित तथा ज्ञान से संचालित होता है। ये भी करवाया गया है। 2018 रूढ़िगत नैतिकता आर्थिक जीवन का मार्गदर्शक नहीं होती। ये भी करवाया गया है। ठीक है। तो ये जो निबंध करवाए गए हैं, आप इनकी फॉर्मेटिंग देखना है तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है। निबंध की क्लासेस को देखना पड़ेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश वाला आप देख लीजिएगा पॉज करके, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है। मैं जो है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर 2018 में ही आया था दर्शन से, अतीत मानवीय चेतना तथा मूल्यों का स्थायी आयाम है। यह भी करवाया गया है। 2018 में यथार्थ आदर्श के अनुरूप नहीं होता बल्कि उसकी पुष्टि करता है। यह भी करवाया गया है। 2019 में आया है विवेक सत्य को खोज निकालता है। यह भी करवाया गया है। 2019 में आया था मूल्य वे नहीं जो मानवता है बल्कि वे हैं जो मानवता को होना चाहिए। यह भी करवाया गया है। 2019 में व्यक्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है वह आवश्यक नहीं कि समाज के लिए भी हो। यह भी करवाया गया है। और 2019 में पूछा गया है स्वीकारोक्ति का साहस एवं सुधार करने की निष्ठा सफलता के 2 मंत्र हैं। यह भी करवाया गया है। ठीक है। तो ये सारे निबंध करवाए गए हैं जो है पूछे गए थे अमूर्त विषयों से। ठीक। क्योंकि अमूर्त विषयों को लिखना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। अब देख रहे हैं 2019 में 4 प्रश्न सीधे सीधे आ रहे हैं अमूर्त विषयों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, विज्ञान और तकनीकी से संबंधित क्षेत्रों से जुड़े हुए विषयों से कौन कौन से प्रश्न आए हैं ये देख लेते हैं। 1997 में आया था आधुनिक डॉक्टर और उसके रोगी। ये भी करवाया गया है। 1999 में मूल्य आधारित विज्ञान और शिक्षा। 2000 में साइबर विश्व, इसके आकर्षण और चुनौतियाँ। 2001 में विज्ञान की प्रगति और मानवीय मूल्यों का ह्रास। ये करवाया गया है। ठीक है। 2003 में आया था आध्यात्मिकता और वैज्ञानिक प्रवृत्ति। 2004 में अंतरिक्ष का तीव्र आकर्षण। 2006 में बढ़ता हुआ कंप्यूटरीकरण अपमानवीकृत समाज के निर्माण तक पहुंचा देगा। 2012 में विज्ञान और रहस्यवाद क्या वे संगत हैं। ये करवाया गया है। 2013 में राष्ट्र के विकास व सुरक्षा के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी सर्वोपचार है। 2015 में प्रौद्योगिकी मानव शक्ति को विस्थापित नहीं कर सकती। 2016 में आया था साइबर स्पेस और इंटरनेट दीर्घ अवधि में मानव सभ्यता के लिए वरदान अथवा अभिशाप। ठीक है। ये बचपन में भी किए हैं विज्ञान वरदान अभिशाप, लेकिन अभी पूछा गया था साइबर स्पेस और इंटरनेट। 2019 में पूछा गया है कृत्रिम बुद्धि का उत्थान, भविष्य में बेरोजगारी का खतरा अथवा पुनर्कौशल और उच्च कौशल के माध्यम से बेहतर बेरोजगार के सृजन का अवसर। ठीक है। तो ये जो है साइंस टेक से जो प्रश्न आए थे वो हैं। ठीक है। अब शिक्षा संबंधी विषय से किस तरह के प्रश्न आए हैं वो देख लेते हैं। शिक्षा संबंधी विषय से प्रश्न 1995 में पूछा गया था भारत में शिक्षा प्रणाली की पुनः संरचना। 1996 में साक्षरता में अत्यंत तीव्र गति से वृद्धि हो रही है किंतु उसके अनुरूप शिक्षा का विकास नहीं हो रहा। 1998 में वैश्विक ज्ञान भंडार में भारत का योगदान। 99 में मूल्य आधारित विज्ञान एवं शिक्षा, ये करवाया गया है। 2001 में कक्षा की अप्रासंगिकता, ये भी करवाया गया है। 2002 में आया था आधुनिक प्रौद्योगिकी शिक्षा और मानवीय मूल्य। 2002 में भारत में उच्च शिक्षा का निजीकरण। 2005 में वास्तविक शिक्षा क्या है। 2006 में भारत में सभी के लिए शिक्षा अभियान मिथक या वास्तविकता। 2008 में पूछा गया था क्या सर्वसाधारण के शिक्षण के द्वारा समतावादी समाज संभव है। ठीक है। 2011 में पूछा गया था ऋण आधारित उच्च शिक्षा प्रणाली, स्थिति, अवसर एवं चुनौतियां। 2014 में क्या मानवीकृत परीक्षण शैक्षिक योग्यता या प्रगति का बढ़िया माप है। 2015 में मूल्यों से वंचित शिक्षा जैसी अभी उपयोगी हैं, व्यक्ति को अधिक चतुर शैतान बनाने जैसी लगती हैं। 2017 में पूछा गया था राष्ट्र के भाग्य का स्वरूप निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है। और 2019 में पूछा गया था प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की उपेक्षा भारत के पिछड़ेपन के कारण है। तो ये सारे सवाल साइंस एंड टेक से है।
इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप एडिटोरियल नहीं पढ़ेंगे तो आप प्रश्नों को अच्छे से कर नहीं पाएंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जो पूछा गया था तथा वैश्विक व्यवस्था से जुड़े जो प्रश्न आए थे देख लेते हैं। तो 1996 में प्रश्न आया था कि वर्तमान की वास्तविकताओं के परिप्रेक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की पुनः संरचना। 2000 में आया था भारत के लिए भूमंडलीकरण के निहितार्थ। 2001 में आया था एक आदर्श विश्व व्यवस्था की मेरी कल्पना। 2003 में आया था नव साम्राज्यवाद के मुखौटे। 2004 में आसियान सहयोग को बढ़ावा देने में भारत की भूमिका। 2005 में आतंकवाद और विश्व शांति। 2006 में भारत यूएसए नाभिकीय करार का महत्व। 2007 में क्या स्वायत्तता विघटन से लड़ाई का सर्वोत्तम उत्तर है। 2009 में बढ़िया बाड़े बढ़िया पड़ोसी बनाती हैं। 2009 में पूछा गया था वैश्वीकरण बनाम राष्ट्रवाद। 2010 में पूछा गया था भारत की वैश्विक नेतृत्व भूमिका के लिए हमारे समाज की तैयारी। 2017 में पूछा था क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी नाम जो है एक बहुध्रुवीय विश्व में अपनी प्रासंगिकता खो बैठा है। और 2018 में पूछा गया था भारत के सीमा विवादों का प्रबंधन एक जटिल कार्य है। ठीक है, तो इस तरह जो है प्रश्न आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध से। अब पारिस्थितिकी व भौगोलिक विषय से किस तरह के प्रश्न आते हैं वो भी देख लीजिए। पारिस्थितिकी व भौगोलिक विषय से तो 1997 में पूछा गया था नगरीकरण एक प्रच्छन्न वरदान है। फिर 99 में पूछा गया है संसाधन प्रबंधन भारत के संदर्भ में। 2000 में पूछा गया है देश को बेहतर आपदा प्रबंधन व्यवस्था की आवश्यकता। 2004 में जल संसाधन केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में होने चाहिए। 2005 में धारणीय राष्ट्रीय विकास के लिए खाद्य सुरक्षा। 2006 में धारित आर्थिक विकास के लिए पारिस्थितिकी का एवं पर्यावरण का परीक्षण अत्यावश्यक है। 2008 में पूछा गया था नगरीकरण और उसके खतरे। 2010 में क्या देश के जनजातीय क्षेत्रों में सभी नूतन खननों पर अधिस्थगन लागू किया जाना चाहिए। 2017 में हम मानवीय नियमों का तो साहसपूर्वक सामना कर सकते हैं परंतु प्राकृतिक नियमों का प्रतिरोध नहीं कर सकते। ये भी करवाया गया है क्लास में। ठीक है, आप इसको भी जाके देख लीजिएगा। फिर 2018 में एक प्रश्न आता है जलवायु परिवर्तन के प्रति सुन्मय भारत हेतु वैकल्पिक तकनीकें। ठीक है, तो ये हिंदी के रहे, अब अंग्रेजी में भी देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, पॉज करके देख लीजिएगा। जो नहीं हिंदी में समझ में आ रहा है कि उसकी इंग्लिश क्या होगी वो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक, तो ये रहे आईएएस के प्रश्न। अब हम यूपी पीसीएस में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो यूपी पीसीएस में 2 खंड में प्रश्न आते हैं, जानते ही हैं। यूपी पीसीएस की परीक्षाओं में 2 खंडों में प्रश्न आते हैं। खंड का साहित्य और संस्कृति से पूछे गए किस तरह के प्रश्न हैं। ठीक है, खंड का में साहित्य और संस्कृति से पूछे गए प्रश्न 3 खंड होते हैं, जानते हैं यूपी पीसीएस में। तो साहित्य और संस्कृति में वर्ष 2019 में पूछा गया था साहित्य एवं नैतिक मूल्य। सीधे सीधे साहित्य क्या है और उसके नैतिक मूल्य क्या है। दूसरा प्रश्न था 2018 में, देखिए दूसरा है 2018 में पूछा गया था साहित्य का सामाजिक दायित्व क्या है। फिर 2018 में हिंदी भाषा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। ठीक है, साहित्य और संस्कृति बहुत आसान है, आप लिख के आ जाएंगे, देख लीजिए आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। साहित्य आप पढ़ के जाएंगे ना, हिंदी साहित्य जिनका विषय है वो तो बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे। फिर 2017 में जो फिर से पेपर हुआ था उस पर पूछा गया था साहित्य संस्कृति और राजनीति का त्रिकोण। फिर 2017 की ही पुनः परीक्षा में पूछा गया था साहित्य मनुष्यता के संरक्षण के कारण तत्व। ठीक है, फिर 2017 में जो निरस्त हो गया था पेपर उसमें प्रश्न पूछा गया था भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों पर बहस क्यों। 2015 में पूछा गया था हमारी भारतीय सांस्कृतिक विरासत। फिर 2015 में ही पूछा गया था साहित्य और मानव मूल्य। 2014 में पूछा गया था साहित्य और संस्कृति का अंतर संबंध। 2013 में पूछा गया था साहित्य में नैतिक मूल्य। 2013 में ही पूछा गया था राष्ट्रभाषा हिंदी की वर्तमान दशा। 2012 में पूछा गया था भारतीय चलचित्र के 100 वर्ष। 2011 में पूछा गया था भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। 2010 में पूछा गया था साहित्य समाज का प्रतिबिंब है ना कि दर्पण, इसको करवाया गया है। ठीक है, 2009 में पूछा गया है साहित्य में लोक मंगल भावना का औचित्य और महत्व। ठीक है,
इस तरह के प्रश्न जो है आते हैं साहित्य से। 2008 में पूछा गया था, विशेष परीक्षा जो हुई थी उसमें पूछा गया था, सच्चा साहित्य राष्ट्रीय संस्कृति का पोषण करता। ठीक है, 2008 से जो है पूछा गया था, दलित साहित्य आंदोलन का औचित्य। 2007 में पूछा गया था, उत्कृष्ट साहित्य के नए मानक। 2006 में पूछा गया था, समाज के नव निर्माण में साहित्य की भूमिका। 2005 में पूछा गया था, आज के संदर्भ में कबीर की प्रासंगिकता। 2005 में ही पूछा गया था, भारत में राष्ट्रभाषा का भविष्य। 2004 में पूछा गया था, कबीर के सामाजिक विचारों की प्रासंगिकता। 2004 की विशेष परीक्षा में पूछा गया था, तुलसीदास का साहित्यिक योगदान। 2003 में पूछा गया था, कवि निराला का साहित्य प्रदेय। 2002 में पूछा गया था, देखिए, प्रेमचंद के उपन्यासों में किसान संघर्ष। 2002 में ही पूछा गया था, कबीर क्रांति दृष्टा कवि थे। 2002 में ही पूछा गया था, भारतीय संस्कृत का समन्वित रूप। 2002 में ही पूछा गया था, मेरी हिमालय यात्रा। 4 प्रश्न देख रहे हैं साहित्य से लगातार आए थे 2002 में। ठीक है, तो इसके लिए भी तैयार रहिए। 2001 में भी 4 प्रश्न लगातार आए थे। कौन कौन से प्रश्न हैं? भारत की सांस्कृतिक विरासत, हिंदी कविता में छायावाद तथा रहस्यवाद, निंदक नियरे राखिए। 2001 में ही आया था, शैली स्वयं व्यक्तित्व होती है। ठीक है, तो ये थे साहित्य से। अब सामाजिक क्षेत्र से किस तरह के निबंध आए हुए हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, अभी हम खंड ए देख रहे हैं, खंड बी नहीं देख रहे हैं। ठीक है, सामाजिक क्षेत्र से किस तरह के प्रश्न आते थे, तो 2019 में आया था, यौन अपराध, कारण तथा निवारण, मतलब कारण और निवारण क्या है। ठीक है, 2018 में शिक्षा और नैतिक मूल्य। 2018 में ही महात्मा गांधी आज भी प्रासंगिक है, ये भी करवाया गया है। ठीक है, 2017 में जो निरस्त पेपर हो गया था, समाज पर साहित्य का प्रभाव। 2017 की पुनर्परीक्षा में साक्षरता मानव विकास की आधारशिला। 2017 की निरस्त पेपर में राष्ट्र निर्माण में नारी की भूमिका। देखिए, सामाजिक क्षेत्र से पूछे जा रहे हैं, प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। 2017 में ही निरस्त पेपर में पूछा गया था, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी विश्वविद्यालयों की भूमिका। 2016 में पूछा गया था, वर्तमान में गांधीवाद की प्रासंगिकता। 2016 में ही पूछा गया था, स्त्री विमर्श, दशा और दिशा। 2015 में पूछा गया था, भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम और राजनीतिक संकट। फिर पूछा गया था, भारत में बाल श्रम की समस्या समाधान। और 2015 में ही पूछा गया था, आज की आर्थिक परिदृश्य और महिलाएं। ठीक है, 2014 के पेपर में आया था, प्रश्न क्या आया था, नारी शक्ति को बल कैसे दें। 2013 में आया था, क्या आया था, कुपोषण। 2012 में कन्या भ्रूण हत्या। अब देखिए, इतने छोटे छोटे टॉपिक हैं, आप इन पे आराम से लिख पे आ जाएंगे। ठीक है, 2011 में क्या आया था, महिला सशक्तिकरण। 2010 में जन लोकपाल बिल। 600 शब्दों में लिखना होता है, जानते ही हैं, और बहुत आसान होता है, आप लिख के 600 शब्दों में आराम से आ सकते हैं। ठीक है, मानवाधिकारों के संरक्षण की आवश्यकता और उसके क्रियान्वयन उपाय, 2009 में। ठीक है, 19 फिर 2008 में विशेष परीक्षा जो हुई थी उस पर भी प्रश्न आया था, बाल मजदूर अधिनियम की उपलब्धियां और सीमाएं। 2008 में 2 प्रश्न आए थे, कौन कौन से, महिला आरक्षण नीति और बेरोजगारी निवारण में शिक्षा की भूमिका। ठीक है, ये ऐसे सारे प्रश्न हैं जिनको आप आसानी से कर पे आएंगे। 2007 में भी 2 प्रश्न आए थे, कौन कौन से, संयुक्त परिवारों के टूटने से आहत ग्रामीण संस्कृति और बेरोजगारी और युवा आक्रोश। बेरोजगारी से तो लगभग हर साल कहीं ना कहीं प्रश्न पूछता ही है, तो इन सब टॉपिकों को बहुत ज़्यादा पढ़ के चाहिए। बेरोजगारी है, शिक्षा है, आरक्षण है, इन सब टॉपिकों से हर साल कहीं ना कहीं, चाहे निबंध में पूछ लेगा, चाहे इकोनॉमिक्स में पूछ लेगा, चाहे सोशल इश्यू में पूछ लेगा, कहीं ना कहीं प्रश्न पूछ ही लेता है। फिर 2006 में एक प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय महिला आयोग की उपलब्धियां एवं सीमाएं। ठीक है, 2005 में 2 प्रश्न पूछे गए थे, कौन कौन से, भारतीय समाज में विद्यमान दहेज प्रथा और भारत में बढ़ती वर्तमान जनसंख्या के दूरगामी दुष्परिणाम। 2004 में पूछा गया था, भारत में बेरोजगारी की समस्या। 2004 में विशेष परीक्षा जो हुई उस पर पूछा गया था, पिछड़े वर्गों के लिए समान अवसरों की संभावनाएं। और 2004 में ही देखिए पूछा गया था, भारत में आरक्षण नीति, आवश्यकता एवं समस्याएं। फिर 2004 में ही विशेष परीक्षा में 2 प्रश्न पूछे गए, कौन कौन से, सामाजिक न्याय का महत्व,
निजीकरण द्वारा श्रेष्ठतर व्यवस्था का प्रश्न। फिर 2004 में ही एक प्रश्न आया था, भारत में शिक्षा की दशा में उनका भविष्य। 2002 में पूछा गया था, भारतीय समाज में नारी गरिमा। ठीक है, तो ये जो है हमारे सोसाइटी से प्रश्न है। और देखिए कुछ प्रश्न आए हुए हैं। 2002 में आया है, सत्ता, समाज और साहित्य का संबंध। 2002 में 3 प्रश्न आए, देख लीजिए, 4 आए थे, एक ऊपर दिखा। ठीक है, फिर तीसरा प्रश्न, नारी स्वतंत्र उच्छृंखलता या प्रगतिशीलता। फिर अंधविश्वास, रूढ़ि और परंपरा समाज की गतिशीलता में बाधक है। फिर 2001 में 2 प्रश्न आए थे, कौन कौन से? राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता में महिलाओं का दायित्व, साथ में युग दृष्टा स्वामी विवेकानंद। तो ये हमारे समाज से आए थे, साहित्य हो गया, फिर समाज हो गया। अब राजनीतिक क्षेत्र से भी प्रश्न आते हैं। तो खंड ए में 3 जो है खंड हो गए, तीनों खंड से राजनीतिक क्षेत्र देख लेते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में किस तरह के प्रश्न आए हैं वो देख लेते हैं। 2019 में पूछा गया था, एक देश एक संविधान, क्योंकि चर्चा में रहा है, उस पर निबंध भी पूछ लिया। 2017 में जो पुनर्परीक्षा हुई थी उस पर एक प्रश्न आया था, राजनीतिक विचारधाराओं का साहित्य पर प्रभाव। ये भी थोड़ा साहित्य से मिलता जुलता है, लेकिन राजनीतिक विचारधाराओं से पूछा है। फिर 2016 में प्रश्न आता है, न्यायिक सक्रियता और भारतीय लोकतंत्र। 2015 में आता है, भारत में नागरिकता की अवधारणा, द्वंद्व और अंतर्विरोध। 2014 में आता है, पिछला संसदीय चुनाव। 2013 में आता है, चुनाव और भारतीय लोकतंत्र। 2013 में ही आता है, लोकतंत्र एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 2012 में आता है, संसदीय लोकतंत्र में सुधार की आवश्यकता। 2011 में सूचना अधिकार विकास की कुंजी, संसदीय लोकतंत्र के गति अवरोधक। 2010 में प्रश्न आता है। 2009 में प्रश्न आता है, संविध सरकार से राष्ट्रीय सरकार की ओर प्रयाण। फिर 2008 में एक प्रश्न आता है, भारतीय आम चुनाव पद्धति की उपलब्धि और सीमाएं। इस पे प्रश्न पूछा जा सकता है भविष्य में। ठीक है, फिर 2007 में प्रश्न आता है, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उभार से राष्ट्र स्तरीय राजनीतिक दलों पर पड़ने वाले सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव। 2004 में भी प्रश्न क्या आता है, भारत में लोकतंत्र का भविष्य। 2003 में 2 प्रश्न आए थे, कौन कौन से? धर्मनिरपेक्षता, भारतीय राजनीति की शक्ति और विधायिकाओं में महिला आरक्षण का महत्व। ये 2 प्रश्न आते हैं। 2002 में जो है 3 प्रश्न आते हैं, कौन कौन से? भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के गुण दोष। फिर आता है, भारत में लोकतंत्र का भविष्य। और तीसरा था, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की प्रासंगिकता। तो ये खंड ए से जो है 3 खंडों में प्रश्न आए थे। अब खंड खा से जो है, खंड का देखा, अब खंड खा से जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण से जो प्रश्न आए हैं वो देख लेते हैं। 2019 में पूछा गया था, जन जागरूकता में सोशल मीडिया की भूमिका। 2018 में पूछा गया था, अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की प्रगति। 2017 की पुनः पेपर में पूछा गया था, राष्ट्रीय विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका, जो निरस्त हो गया था 2017 में। उस पर पूछा गया था, वैश्विक पर्यावरण परिवर्तन पृथ्वी के लिए गंभीर चेतावनी। 2016 में पूछा गया था, आधुनिक शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, फिर 2015 में ही पूछा गया था, मानव विकास में आकाशीय प्रौद्योगिकी का योगदान। 2014 में भारत का मंगल ग्रह मिशन। 2013 से लेकर 2013 और 15 में एक ही प्रश्न आया था, कौन सा? साइबर अपराध एक जटिल समस्या। 2012 में पूछा गया था, जलवायु परिवर्तन के संभावित परिणाम। 2012 में पूछा गया था, सोशल नेटवर्किंग का महत्व। 2011 में पूछा गया था, पर्यावरणीय प्रदूषण। 2009 में पूछा गया था, अंध औद्योगिकरण पर्यावरण प्रदूषण का स्रोत है। 2007 में पूछा गया था, प्रदूषण और प्रकोप का हेतु उपभोक्तावाद। 2006 में पूछा गया था, निरंतर घटते जल स्तर और जल प्रदूषण की समस्याएं। 2005 में पूछा गया था, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी के आपसी संबंध। 2004 में पूछा गया था, भारत में कंप्यूटर क्रांति। 2004 में जो पेपर विशेष परीक्षा हुई थी उस पर जो है पूछा गया था, ग्रामीण जीवन में प्रौद्योगिकी की भूमिका। 2003 में देखिए जो प्रश्न आता है वो क्या था,
मंगल ग्रह पर जीवन की खोज। 2002 में प्रश्न आता है सूचना प्रौद्योगिकी वरदान या अभिशाप। इस पे तो प्रश्न आप लिख सकते हैं, बहुत आसान है। 2002 में ही प्रश्न आता है दूरदर्शन अब संस्कृति की अगुवाई कर रहा है। फिर 2001 में एक प्रश्न आता है भारत के प्राकृतिक संसाधन और औद्योगिक विकास। ठीक है, तो एडिटोरियल पढ़ते हैं तो आप आसानी से लिख के आ पाएंगे। ठीक है, अब आर्थिक क्षेत्र से खंड खा में पूछा गया था प्रश्न, तो 2019 में 2 सवाल आते हैं। कौन कौन से सवाल आते हैं? डिजिटल अर्थव्यवस्था संभावनाएं और चुनौतियां, साथ साथ भारत में संसाधन प्रबंधन। ठीक है, 2017 में जो पुनर्परीक्षा हुई थी उस पे जो है 2 प्रश्न आते हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का प्रभाव भारत के संदर्भ में। फिर दूसरा प्रश्न आता है भारत में स्मार्ट सिटी का स्वप्न, कल्पना या वास्तविकता। 2017 में निरस्त पेपर जो है जो हुए थे उनमें भी 2 प्रश्न आए थे। कौन कौन से आए थे? तो वो प्रश्न आते हैं, देखिए इसमें एक प्रगति बनाम विकास आता है और उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का प्रभाव भारत के संबंध में जो पुनर्परीक्षा हुई थी। निरस्त पेपर में 2 आते हैं, भारत में स्मार्ट सिटी का स्वप्न, कल्पना या वास्तविकता, और दूसरा आता है भारत के सम्मुख संकट, नैतिक या आर्थिक। 2016 में एक प्रश्न आता है भारत का आम बजट 2016। कितना आसान प्रश्न था, जिसने आम बजट पढ़ के गया वो आसानी से करके आ गया, पूरा लिख के अच्छे से आया। ठीक है, 2015 में ही जो है पूछा गया था भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की भूमिका। ये भी बहुत आसान था, देखिए कितने आसान आसान प्रश्न आए थे। 2014 में जो प्रश्न आया था मूल्य वृद्धि कारण और निवारण के उपाय। 2013 में प्रश्न आता है विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। 2012 में प्रश्न आता है बढ़ता काला धन विकट समस्या। 2011 में आता है भारत में आर्थिक सुधार। ठीक है, 2008 में जो विशेष परीक्षा हुई उस पे आता है नौ नगद न तेरा उधार। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आते हैं, कितने आसान आसान प्रश्न हैं। ठीक है, पहले कितने आसान आते थे। 2008 में जो एक पेपर हुआ उसमें आया था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी और अवमूल्यन। 2006 में आया था भारत की उदार आर्थिक नीतियाँ। 2004 में आया था भारत में आर्थिक सुधार। 2003 में आया था व्यापार में आउटसोर्सिंग व्यवस्था के पहलू। ठीक है, फिर जो है 2003 में आता है भारत में उदारीकरण की पृष्ठभूमि व परिणाम। 2002 में आता है विश्व व्यापार संगठन एवं भारत। 2002 में आता है रोजगार के घटते अवसर एवं भारतीय युवा। 2001 में प्रश्न आता है भारत के प्राकृतिक संसाधन और औद्योगिक विकास। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आते हैं। फिर तीसरा टॉपिक जो होता है खंड खा से, तो उसमें से कौन कौन से प्रश्न आते हैं तो देख लेते हैं। 2019 में प्रश्न आता है भारत का किसान हमारा अभिमान। 2018 में आता है हरित क्रांति जीवन के लिए आवश्यक है। 2017 में आता है निरस्त जो पेपर हुआ था उसमें आता है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका। जो पुनर्पेपर हुआ उसमें कृषि से संबंधित कोई टॉपिक नहीं आया था। ठीक है, फिर 2016 में आता है भारत में कृषि का भविष्य। ठीक है, 2013 में 2 प्रश्न आते हैं, कौन कौन से? आर्थिक मंदी और उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, कृषि और विज्ञान। 2012 में एक प्रश्न आता है मुक्त व्यापार नीति। 2011 में एक प्रश्न आता है भूमंडलीकरण और कुटीर उद्योग। 2010 में एक प्रश्न आता है मानसून पर भारतीय कृषि की निर्भरता। 2009 में एक प्रश्न आता है भारतीय कृषि क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं। देखिए किसी से ही जो है जुड़े प्रश्न सारे हैं। ठीक है, कृषि उद्योग व्यापार। तो एडिटोरियल अगर आप पढ़ते हैं, हम रेगुलर एडिटोरियल आते हैं तो आप अच्छे से कर पाएंगे। 2008 में जो विशेष परीक्षा हुई थी उनमें 2 प्रश्न आए थे। पहला था वैश्विक मंदी का कारण और प्रतिकार के उपाय। दूसरा था भारतीय कृषि की मानसून पर निर्भरता। कितना आसान क्वेश्चन है, आप आराम से लिख सकते हैं। 2008 में जो है आया था विश्व व्यापार संगठन एवं भारतीय कृषि। 2007 में आया था रासायनिक खादों का बढ़ता कुप्रभाव। 2006 में आया था भारतीय कृषि में विविधीकरण के शुभ परिणाम। 2005 में आया था भारतीय कृषि के समक्ष उपस्थित चुनौतियां। 2004 की जो विशेष परीक्षा हुई उस पर आया था भारत में औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक संसाधन। और 2001 में जो परीक्षा हुई उस पर आया था भारतीय किसान। कितना आसान था। अब तीसरा खंड भी होता है खंडगा। खंडगा में किस तरह के प्रश्न आते हैं ये भी देख लीजिए। खंडगा में जो है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित प्रश्न आते हैं।
तो 2019 में प्रश्न आया था भारतीय विदेश नीति के बदलते प्रतिमान। 2018 में 3 प्रश्न आए थे। वैश्विक आतंकवाद की समस्या, कारण और निदान। भारत की विदेश नीति शांति और समानता के सिद्धांत पर आधारित है। सीमा सुरक्षा बल हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता के मुख्य कारक हैं। ठीक है, 2017 में जो पेपर निरस्त हो गया था, पुनर्परीक्षा हुई, उस पे आया था भारत के सीमावर्ती राज्य, अशांति के कारण और निदान। 2017 में जो निरस्त हुआ उस पे आया था भारत की सीमावर्ती समस्याएं और निदान। ठीक है, देखिए दोनों सीमावर्ती से पूछा गया था, जो पेपर निरस्त हुआ उस पे भी और जो पुनर्परीक्षा हुई उस पे भी। 2016 में आया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं का भारत की आर्थिक नीति पर प्रभाव। ठीक है, फिर 2015 में 2 प्रश्न आए, कौन कौन से? पश्चिम एशिया में आतंकवाद कैसे समाप्त हो। दूसरा आता है आणविक हथियारों का उन्माद, मानवता और विश्व शांति पर मंडराता खतरा। ठीक है, 2014 में प्रश्न आता है भारत के प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा। 2013 में प्रश्न आता है आतंकवाद की राजनीति। 2012 में आता है भारतीय खेल हॉकी का भविष्य। 2011 में आता है क्रिकेट विश्व कप 2011। सोचिए, विश्व कप जीती थी और उसी पे प्रश्न आ गया। फिर 2010 में 2 प्रश्न आते हैं, स्थायित्व के दुराहे पर खड़ा पाकिस्तान और ओसामा की मृत्यु के साथ क्या आतंकवाद समाप्त हो गया। 2009 में 3 प्रश्न आते हैं, कौन कौन से? विश्व में फैलती धार्मिक कट्टरता के प्रभाव, देखिए इस पे भी प्रश्न आ सकता है इस साल। फिर नेपाल में प्रजातंत्र का भविष्य और परमाणु ऊर्जा संधि का औचित्य। ठीक है, 3 प्रश्न आए थे। फिर 2008 में जो विशेष परीक्षा हुई थी उस पे भी एक प्रश्न आता है, तालिबान और पाकिस्तान संघर्ष। फिर 2008 में जो परीक्षाएं हुई उस पे आता है भारत में आतंकवाद की समस्या एवं समाधान, भारत एवं अमेरिका नई संभावित संधियां। फिर 2008 की विशेष परीक्षा में ही प्रश्न आता है लिट्टे की समाप्ति। ठीक है, फिर 2007 में 2 प्रश्न आते हैं, कौन कौन से? उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में अलगाववादी उभार, साथ साथ पड़ोसी राष्ट्रों की राजनयिक अस्थिरता। 2006 में 2 प्रश्न आते हैं, कौन कौन से? राष्ट्रीय हित में भारत अमेरिका रक्षा समझौते का भविष्य, बढ़ती क्षेत्रीयता और राष्ट्रीय एकता। 2005 में 2 प्रश्न आते हैं, कौन कौन से? भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारतीय शिक्षा व्यवस्था के समक्ष उपस्थित चुनौतियां। 2004 में आया था नवीन अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। ठीक है, और 2004 की जो विशेष परीक्षा हुई थी उस पर भी एक प्रश्न आया था विश्व शांति के लिए सुरक्षा परिषद का विस्तार। 2003 में एक प्रश्न आया साम्राज्यवादी शक्तियां और इराक। 2002 में 2 प्रश्न आए संसद पर हमला, देश पर हमला और कश्मीर समस्या और समाधान। ठीक है, अब जो है खंड खा का जो है चौथा टॉपिक है प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, बाढ़, भूकंप, सूखा। ठीक है, तो इस पे जो है जो टॉपिक है इस पे भी कौन कौन से पेपर आए। 2017 में आया था, उसके बाद नहीं आया। 2017 में आया था अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाएं और हमारी सामाजिक राजनीतिक भूमिका। 2016 में आता है ग्लोबल वार्मिंग, विश्व की सर्वाधिक खतरनाक समस्या। 2015 में 3 प्रश्न आते हैं, कौन कौन से? सूखा और उससे भारत में बचाव, केदारनाथ आपदा तथ्य और कारण, और भारत में भूकंप के संभावित खतरे, कारण और अपेक्षित सावधानियां। ठीक है, फिर उसके बाद जो है 2014 में आते हैं 2 प्रश्न, कौन कौन से? क्या भारत इस वर्ष सूखे से जूझ रहा है, कश्मीर में बाढ़। 2013 से भी 2 प्रश्न आते हैं मानवीय हस्तक्षेप और इसका प्रकृति पर प्रभाव। 2013 से ग्लोबल वार्मिंग। फिर 2011 में एक प्रश्न आता है अनावृष्टि एक गंभीर प्राकृतिक दुर्भाग्य। 2010 में 2 प्रश्न आते हैं जापान में सुनामी, विश्व को चेतावनी, और हिमालय पर्वतमाला पर उमड़ते खतरे के बादल। फिर 2009 में एक प्रश्न आता है प्राकृतिक आपदाएं और उनका प्रतिकार। 2008 में भी एक प्रश्न आता है भारत में बाढ़ से ज़्यादा सूखे के खतरे हैं। 2006 में भारत में भूकंप के संभावित खतरे और आवश्यक सावधानियां। 2005 में आता है आज का विश्व और दिनों दिन बढ़ती भूकंप की समस्या। 2004 में आता है भूकंप कारण और
परवर्ती प्रभाव। 2004 विशेष परीक्षा में आता है प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। 2002 में आता है गुजरात की भूकंप आपदा प्राकृतिक या प्रयोजित। ठीक है, तो ये सारे जो है हमारे प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित प्रश्न थे। अब आता है राष्ट्रीय विकास योजनाएं एवं परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न। तो उस पर कौन कौन से प्रश्न आए हैं? 2019 में पूछा गया है नमामि गंगे मिशन। 2016 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। 2015 में जन धन योजना गरीबों का सारथी। 2014 में स्वच्छ गंगा योजना। देखिए सारी विकास योजनाओं से संबंधित है, तो विकास योजनाएं भी आप अच्छे से पढ़ के जाइए पीसीएस अगर आपको निकालना है तो। ठीक है, 2013 में 3 प्रश्न आते हैं, कौन कौन से? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियम, मनरेगा की सार्थकता, गंगा निर्मलीकरण। 2012 में एक प्रश्न आता है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। 2011 में एक प्रश्न आता है पंचायती राज और ग्रामीण विकास। 2010 में एक प्रश्न आता है मनरेगा की सफलताएं और सीमाएं। 2008 में जो विशेष परीक्षा हुई उस पर 2 प्रश्न आते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा और ग्रामीण मजदूर, और दूसरा आता है स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना। ठीक है, फिर उसके बाद जो है 2007 में आता है प्रश्न कौन सा? करीबी रेखा के से नीचे के वर्ग हेतु नए प्रस्ताव। 2006 में आता है राष्ट्रीय ग्रामीण योजनाएं और सामान्य आदमी। 2004 में विशेष परीक्षा में जो आता है प्रश्न सफाई रखना नागरिकों का उत्तरदायित्व है। 2003 में आता है उत्तर प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान का कार्यान्वयन। 2003 में आता है जल संरक्षण के लिए नदी संयोजन आज की मांग। 2002 में आता है गंगा और टिहरी बांध परियोजना। तो ये प्रश्न थे हमारे उत्तर प्रदेश से, जो उत्तर प्रदेश में आए हुए निबंध हैं। कितने अच्छे निबंध थे, अगर आप एडिटोरियल पढ़ते ना सच में आप सारे निबंध बहुत अच्छे से करके आएंगे, आपको निबंध में बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। अब आज के टॉपिक में जो है बीपीएससी सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बीपीएससी के पैटर्न में बदलाव हो गया है। बीपीएससी में जो है हिंदी क्वालिफाइंग आती है, जानते ही हैं। तो देखिए अब जो निबंध आया है बीपीएससी में वो 300 नंबरों का हो गया है। 300 नंबर में अभी उसका सिलेबस नहीं आया कि कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन ये पता चल गया है कि 300 नंबरों के बीपीएससी में निबंध आएंगे। ठीक है, जिसके अंक जुड़ेंगे। ठीक है, सामान्य हिंदी बीपीएससी में क्वालिफाइंग होती है, जानते ही हैं, लेकिन निबंध के अब अंक जुड़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए निबंध हैं। देखिए दिए गए 6 विभिन्न विषयों में से किसी एक पर लगभग 500 शब्दों में निबंध लिखना है, जिसके लिए 30 अंक निर्धारित है। ये तो पहले था, लेकिन अब ये पैटर्न बदल गया है। ठीक है, तो 64वीं बीपीएससी में पूछा गया था स्वच्छ भारत अभियान, भारत की शिक्षा एवं संस्कृति, तीर्थ यात्रा वर्णन, दूरदर्शन द्वारा शिक्षा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, परिश्रम स्वर्ण से बढ़कर बहुमूल्य वस्तु है। 63वीं में पूछा गया था नारी शिक्षा का महत्व, स्वतंत्रता का अर्थ स्वैराचार नहीं, जीवन में गुरु का स्थान, मेरे सपनों का भारत, मेरी प्रिय पुस्तक, निज भाषा की उन्नति ही सब उन्नति का मूल है। ठीक है, इस तरह के कितने आसान टॉपिक हैं, इस पे आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, 60वीं से 62वीं बीपीएससी में पूछा गया था रक्षाबंधन मेरा जीवन लक्ष्य। ठीक है, फिर कंप्यूटर क्रांति, पर्यावरण प्रदूषण, शिक्षक दिवस, अब पछताए होत का जब चुड़िया चुन गई खेत। 56वीं और से 59वीं बीपीएससी में पूछा गया था अपने जीवन की सबसे सुखद घटना, विज्ञान के चमत्कार, देशाटन के लाभ, बेकारी की समस्या, समाचार पत्रों की उपयोगिता, जैसी करनी वैसी भरनी। उसके अलावा 53वीं से 55वीं बीपीएससी में पूछी गई थी भारत के गांव, पर्यावरण और हमारा दायित्व, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कंप्यूटर के चमत्कार, बढ़ती महंगाई और हम। ठीक है, तो ये जो है बीपीएससी में आए हुए प्रश्न हैं, आप जैसे देख ही सकते हैं सारे बीपीएससी में आए हुए प्रश्न हैं निबंध में। अब निबंध जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, 300 नंबर का निबंध हो गया है। जो अच्छे अंक लाएगा वो बीपीएससी में टॉप करेगा, उसको अच्छी रैंक मिल जाएगी, तो अच्छे जो है पोस्टिंग हो जाएगी अच्छी रैंक मिलने से। ठीक है, तो अब काफ़ी महत्व बढ़ गया है बीपीएससी में नंबरों का। ठीक,
तो ये रही हमारी बीपीएससी की बात। अब आरएएस आरटीएस परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो आरएएस आरटीएस की परीक्षाओं में पूछे गए निबंध हैं कौन कौन से, सामयिक निबंध आए थे जो, ठीक है। तो देखिए अब इसमें दी गए हैं कितने अंकों के निबंध हैं, ठीक है। 100 से 150 में कुछ निबंध लिखने थे, कुछ 250 में, कुछ 500 में। तो 100 से 150 शब्दों में जो जिनको लिखना था उनके लिए 10 नंबर था निर्धारित। फिर जिनके लिए 250 शब्द लिखना था उसके लिए 20 नंबर, और 500 शब्दों के लिए जो है कितने अंक निर्धारित किए गए थे, 40 नंबर। कितने, 40 नंबर, ठीक है। 500 के लिए 40, 250 के लिए 20 और 100 से 150 के लिए 10 नंबर एवं 50 नंबर, इस तरह जो है निर्धारित किए गए थे। फिर अब देख लेते हैं सामयिक निबंध में किस तरह के निबंध आए थे। पहला था भारतीय न्यायपालिका की सक्रियता, उपदेयता और संभावनाएं, ये 2018 में आया था। भारत की वर्तमान विदेश नीति 2016 में। सूचना का अधिकार, उपयोगिता एवं सार्थकता 2013 में। पर्यावरण संरक्षण और जनचेतना 2013 में। भूमंडलीकरण के दौर में हिंदी 2013 में। दुष्प्रभावकारी बाजारवाद 2012 में। पर्यावरण की रक्षा और हमारा स्वास्थ्य 2012 में। भारत में संचार क्रांति 2012 में। आधुनिक शिक्षा और शिक्षार्थी 2010 में। भ्रष्टाचार कारण और निवारण 2010 में। पर्यावरण संरक्षण दशा और दिशा 2010 में। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भूमंडलीकरण 2008 में। भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां 2008 में, ठीक। अब राज्य विशेष जो निबंध पूछे गए थे, मतलब राज्य विशेष का मतलब है उसी राज्य से संबंधित। तो राजस्थान में पर्यटन विकास के नए आयाम 2018 में। राजस्थान के पर्यटन विकास में लोक आस्था केंद्रों की भूमिका 2013 में। फिर अन्य विषय संबंधी निबंध पूछे गए थे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और समाज 2018 में। जनसंचार माध्यम और हिंदी दशा और दिशा 2016 में। महिला उत्पीड़न सामाजिक और विधिक पक्ष 2013 में। दूरदर्शन और भारतीय संस्कृति 2012 में। हिंसा और हिंदी फिल्में 2012 में। नारी सशक्तिकरण 2010 में। मूल्य वृद्धि समस्या और समाधान 2010 में। संपूर्ण साक्षरता युवाओं की भूमिका 2008 में। पर्यावरण प्रदूषण मानव का सर्वोच्च शत्रु 2008 में। साहित्य समाज का दर्पण है 2008 में, ठीक है। तो ये थे। अब एमपी की परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न आए थे वो भी देख लीजिए। आज सारे जो है बोर्डों की परीक्षाओं के देख लीजिए कौन से जो है आयोग से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो एमपी में निबंध लिखने होते हैं उसमें भी शब्द में वेरिएशंस होते हैं और अंकों में भी वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। तो देखिए 2018 में पूछा गया था, ठीक है। 2018 में कितने प्रश्न पूछे गए थे, 1 2 3 4 5 6 7 प्रश्न 2018 में आए थे। कौन कौन से, गांधीवाद और आधुनिक हिंदी साहित्य, भाषा और संस्कृति, कर्मण्यधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, राष्ट्रभाषा हिंदी, स्थिति और अपेक्षाएं, पराधीन सपने सुख नाही, भारत की सांस्कृतिक एकता और चलचित्र के लाभ एवं हानियाँ, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 2018 में। 2017 में जो है 3 निबंध आए थे। 2017 में 3 निबंध आए थे। कौन कौन से, सिनेमा और साहित्य। फिर आया था नैतिक मूल्य और आज की शिक्षा। फिर आया था मानव मूल्य और साहित्य। फिर आया था 2016 में, देखिए 1 2 3 4 प्रश्न आए थे 2016 में। कौन कौन से, विज्ञान मनुष्य को सभ्यता की सीढ़ी पर चढ़ाता है और साहित्य इसे मानवता के उच्च शिखर पर, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता के सीप में पलता है, भाषा का अवमूल्यन और सामाजिक संस्कृति और राजनीतिक संस्कृति। ये हो गए 2016 के 4 प्रश्न। 2015 में भी 4 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। कौन कौन से, पहला है हिंदी भाषा का वैश्विक परिदृश्य। फिर परहित सरिस धर्म नहीं भाई। फिर पूछा गया था भारत की सांस्कृतिक विविधता में एकता। फिर पूछा गया था भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल, ठीक है। अब उसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक से पूछा गया था 2018 में 4 प्रश्न। कौन कौन से,
आधुनिकीकरण के विविध आयाम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और समाज पर उसका प्रभाव, बेरोजगारी की समस्या, भारतीय संसद की कार्यप्रणाली। 2017 में देखिए 1 2 3 4 5 5 प्रश्न, ठीक है, 5 क्या, फिर 6 7 8 9 प्रश्न पूछे गए थे। तो कौन कौन से? बाल श्रम कारण एवं निवारण, नोटबंदी और काला धन, विकास का रास्ता गांव से होकर गुजरता है, उच्च शिक्षा में बाजार मूल्य और जीवन मूल्य का द्वंद्व, राष्ट्रवाद और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा, गांधीवादी दृष्टिकोण और प्रगतिशील राष्ट्रीय चेतना, समान आचार संहिता, मीडिया और हिंदी का प्रसार, भारत की युवा शक्ति। ठीक है, ये 2017 में आए हुए प्रश्न हैं। फिर उसके बाद 2016 में आते हैं कितने प्रश्न? 1 2 3 4 5 6 7 7 प्रश्न 2016 में आते हैं। कौन कौन से? सूचना अधिकार अधिनियम, भ्रष्टाचार समस्या और समाधान, मशीनीकरण के लाभ एवं हानि, कौशल भारत विकास, सामाजिक समस्याएं और सिनेमा, आर्थिक उदारवाद और सामाजिक विषमता, और वर्तमान में नैतिक शिक्षा का अभाव। ये हो गए 2016 तक के प्रश्न। फिर 2015 में 1 2 3 4 5 प्रश्न आते हैं। कौन कौन से? बेरोजगारी की समस्या कारण एवं निवारण, स्वस्थ रहने के विविध माध्यम, स्वच्छ भारत अभियान, भारतीय नारी तब और अब, लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका। ठीक है, अब भूगोल एवं पर्यावरण से संबंधित प्रश्न आते हैं। कौन कौन से? भूगोल, पर्यावरण एवं आपदा से 2018 में पूछा जाता है प्रदूषण समस्या और समाधान, 2016 में बढ़ते शहरीकरण से उत्पन्न समस्याएं, 2015 में 2 प्रश्न आते हैं। पहला, भारत में प्राकृतिक आपदाएं कारण एवं निवारण, दूसरा आता है पर्यावरण की समस्या कारण और निवारण। फिर विज्ञान और तकनीकी से आता है विज्ञान की अधुनातन उपलब्धियां, 2015 में पूछा गया था, 250 शब्दों में लिखना था। ठीक है, तो ये हमारे निबंध थे। IAS में पूछे गए, UP PCS में पूछे गए, बिहार में पूछे गए, और साथ साथ MP PCS में पूछे गए निबंधों की पूरी श्रृंखला मैंने दे दी है। आप इन्हें लिख सकते हैं। आप वीडियो पूरा देख लीजिए कि किस तरह के निबंध किस टॉपिक से आते हैं। फिर इन निबंधों को आप अपने हिसाब से लिखिए, मुझे भेजिए, मैं आपकी कॉपी चेक कर दूंगा। ठीक है, निबंध में कैसे फॉर्मेटिंग करनी है, निबंध में क्या लिखना है, भूमिका कैसा होना चाहिए, मेन बॉडी कैसी होनी चाहिए, इंट्रो कैसे रखना है, निष्कर्ष कैसे लिखना है, वो पूरी निबंध की सारी क्लासेस हो चुकी हैं। 13 क्लासेस हुई हैं। 13 क्लासेस में पूरा निबंध का है, फॉर्मेटिंग वगैरह है, कुछ निबंध लिखवाए भी गए हैं। ठीक है, आज मैंने बता भी दिए कि कौन कौन से निबंध वहाँ करवाए गए हैं, वो जाके आप फॉर्मेटिंग उनकी देख सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने सारे निबंध देख लिए हैं कि किस तरह के निबंध आते हैं, कौन कौन से निबंध आए हैं। ठीक है, अब आपको अलग से कहीं से ढूंढने की ज़रूरत भी में नहीं पड़ेगी, मैंने एक जगह दे दिया है पूरा। इन निबंधों को आप देख लीजिए और आप खुद से करिए, जिससे जो है आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में, हाँ एक चीज़ और बता दूँ, अगले वीडियो में हम लोग रखेंगे उद्धरण वगैरह। अब देखिए उद्धरण वगैरह इतने ज़्यादा हैं कि एक वीडियो में आएगा नहीं, उसके लिए 2-3 वीडियो बनाना पड़ेगा। तो 2-3 वीडियो मैं बना दूंगा। ठीक है, आप उद्धरण वगैरह देख लीजिएगा और किस तरह उद्धरण लिखने हैं, कौन कौन से उद्धरण, किस तरह कविताएं जो है हमको लिखनी है, वो सब जो है अगले वीडियो में रखते हैं। ठीक है, आज के वीडियो को यहीं तक। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।